पे अपना वेब डेवलपमेंट का बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दिस थ्री बेसिक पिलर्स वे फर्स्ट इज HTML, सेकंड CSS एंड थर्ड इज JS। तो ये तीन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बिना तो नहीं सीखने वाले, तो स्टार्टिंग विद दिस ओनली। स्टार्टिंग में तो पहले यही सीखना पड़ेगा। साथ साथ में हम लोग चैट जीपीटी की भी हेल्प लेंगे क्योंकि यहीं से हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे you should know the AI and you have to use it for your own ease। ठीक है, अपना काम आसान बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको। तो HTML, CSS और JS। स्टार्टिंग विद फर्स्ट HTML। ठीक है, पहले हम लोग इस चीज से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग हमने यहाँ पे सब कुछ दे रखा है इसमें। सो हियर इज दिस थिंग HTML का, जैसे कि हमको पता है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दिस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML, जो कि आप आराम से निकाल सकते हो। यू जो डजंट नीड टू, आपको बस एक एक्सक्लेमेटरी मार्क डालना है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी फाइल बनाऊं .html नाम से, ठीक है, तो इट्स लाइक कि जस्ट यू हैव टू राइट दिस ओनली दिस एंड हियर। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने खुल के आ जाएगा। देयर इज हेड, बॉडी, सब कुछ है। तो ये क्या है, क्यों का इस्तेमाल होता है, तो ये सबसे स्टार्ट करते हैं। इट्स दी दिस इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये बहुत सिंपल है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये तो ज़रूरी है इस्तेमाल करने के लिए। इसको जानने से छोड़ के हम लोग HTML सर्च करें। व्हाट इज़ HTML? इट इज़ अ रूट एलिमेंट। जो कुछ भी HTML का हम कोड रखेंगे वो सब इसी के अंदर आएगा। HTML के अंदर ही लिखा जाएगा। HTML के अंदर ये उसका ओपनिंग टैग हो गया, ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है, there is this opening tag and closing tag. Next is the head part. So the head part contains the information about the page, जहाँ तक उसका टाइटल, उसके मेटा टैग्स, CSS लिंक्स, फैब आइकन्स और स्क्रिप्ट, यानी कि कुल मिला के वो सारी चीजें हेड के अंदर आती हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वेब के लिए बट यूजर के लिए नहीं। यूजर को जानने की कोई जरूरत नहीं है उनको, लेकिन वो वेब के लिए इंपॉर्टेंट है और हम उसे यूजर को शो नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो हेड के अंदर आती है। जैसे हमारा टाइटल, हमारे मेटा टैग्स, हमारे CSS की लिंक्स और उसके फैब आइकन्स। ओके, सो नेक्स्ट द बॉडी पार्ट। जो कुछ भी हमें कोड लिखना है, हमें बॉडी के अंदर लिखना है। ठीक है, हम जो कुछ भी बॉडी के अंदर लिखेंगे वो सब हमारा वेब पे शो होने वाला है, क्योंकि ठीक है, एवरीथिंग विजिबल ऑन द वेब पेज। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो कुछ भी लिखें वो बॉडी के अंदर लिखें। सो स्टार्टिंग विद दिस, ओके, ये तो छोड़ो। सेकंड जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्लॉक एलिमेंट वर्सेस इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट डेफिनेशन ब्लॉक एलिमेंट की होता क्या है। ब्लॉक एलिमेंट यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि पूरी विड्थ लेते हैं आपकी स्क्रीन की, यानी कि उसमें अलग-अलग एलिमेंट्स आते हैं। जैसे कॉमन ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं आपके, होते हैं डिफ, हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ, सेक्शन, आर्टिकल, हेडर, फुटर, नैव बार, फॉर्म, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट, ये जितने भी है ना, ये सारे के सारे जो है ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये कंप्लीट स्पेस लेते हैं आपके उसमें, आपके वेब पे आपकी पूरी की पूरी विड्थ लेंगे। जैसे कि देखो, हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो हेलो वर्ल्ड जो दो डिव में बनाया था, तो ये वाला डिव ऐसा नहीं कि ये वाला डिव यहाँ स्पेस खाली है तो इधर चले जाएगा, नहीं, ये अपनी अलग स्पेस लेता है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो सेकंड जो एलिमेंट होता है वो टाइप के एलिमेंट होते हैं जो होते हैं इनलाइन एलिमेंट। ये ओनली रिक्वायर्ड विथ लेते हैं, जितना इन्होंने स्पेस कंटेन करा होगा, इनके जितना भी इनके कंटेंट ने स्पेस वो होगा लिया होगा, ये सिर्फ उतनी ही स्पेस लेते हैं, पूरी स्पेस वेस्ट नहीं करते हैं। ये जो अगला इनलाइन एलिमेंट होगा वो उसी में जोड़ जुड़ के आ जाएगा। जैसे स्पैन टैग हो गया, हमारा एंकर टैग हो गया। ठीक है, ये सब ये फालतू है, इमेज और लेबल। ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पैन, एंकर टैग, इमेज और लेबल, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे स्पैन हेलो, स्पैन वर्ल्ड, जैसे हमने लिखा हुआ है, तो हम जब इसको हम रन करेंगे तो देखो हेलो और वर्ल्ड एक ही साथ आएगा। अब कोई पूछ लेता है कि मान लो हमने एक स्पैन लिखा, एक डिव लिखा, तो क्या होगा भाई, तो स्पैन वाला अपनी जगह पे रहेगा, डिव वाला ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि डिव को अपनी एक अलग लाइन चाहिए, तो वर्ल्ड वापसी नीचे ही आने वाला है। ओके, तो ऐसा होता है। हो गया। नेक्स्ट इस जो अगला इंपॉर्टेंट टैग है डिव। डिव मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है। जितने भी कोड लिखे होंगे वो अक्सर डिव के अंदर लिखे होंगे। कुछ भी कोड लिखोगे डिव के अंदर लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि मान लो हमें कभी भी अपने डिव के अंदर चेंजेस करने, अपने कोड
उसको मैनिपुलेट करना है कि उसमें कलर चेंज हो जाए, वो हमारा जो कार्ड हमने क्रिएट किया हमने वेब पेज के, वो लेफ्ट रोटेट हो, राइट रोटेट हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसमें कोई एनिमेशन लगानी है, कुछ भी करना है तो वो कोई एलिमेंट और टेक्स्ट पे कोई भी एनिमेशन लगानी है, कोई भी हमें मैनिपुलेशन करना है तो वो कैसे होगा? उसके पहले किसी एलिमेंट के अंदर डालना होगा और पूरे वेब में एक्टिव एक ऐसा एलिमेंट है जो ये काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। ये एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसके अंदर हम लोग अपने चीज़ों को रखते हैं जिनको हमें मैनिपुलेट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है या उस पे ट्रांज़िशन या कुछ भी लगाना है, हम बस उसके अंदर रख लेते हैं और उस पे काम करते हैं, ठीक है? इसको लेआउट्स पे, सेक्शंस पे, कार्ड्स पे, नैव बार, फॉर्म्स हर चीज़ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? 90% ऑफ वेबसाइट स्ट्रक्चर यूज़ करती है डिफ का, ठीक है? 90% ऑफ वेब जो है वो डिफ पे ही बनने वाला है। ठीक है ना? समझ लो इसको। स्पैन जो होता है वो एक स्मॉल यूज़र है स्मॉल स्टाइलिंग स्मॉल टेक्स्ट पार्ट्स यानी कि स्पैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्मॉल टेक्स्ट पार्ट को स्टाइल करने के लिए। जस्ट लाइक दिस अगर जैसे कि मान लो हमने सचिन लिखा है तो इट्स लाइक दिस माय नेम इज़ सचिन यहाँ पे आएगा। बट अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग स्पैन में सिर्फ हमने जो स्पैन के अंदर लिखा हुआ है सचिन अलग से लिख देते हैं और उसको कलर कर देते हैं रेड, तो वो हमारा रेड कलर से आएगा। माय नेम इज़ अलग लिख दो और स्पेन के अंदर सचिन अलग से लिख दो और उसमें कलरिंग कर दो। टेक्स्ट सचिन अलग कलर पे आएगा। इट्स लाइक कि टेक्स्ट पे अगर हमें कोई चेंज करना है तो हम स्पेन का इस्तेमाल करते हैं वरना हम लोग जो करते हैं डिफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज़ द हेडिंग ये सबको पता है। इसमें फालतू का टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। हेडिंग ये ये हेड H1 H2 H3 प्रायोरिटी वाइज़ होती है। H1 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, H2 की सेकंड प्रायोरिटी होगी, H3 की थर्ड प्रायोरिटी होगी। एसईओ बनाते वक़्त सबसे ज़्यादा काम करता है ये। ठीक है ना? नेक्स्ट यदि पैराग्राफ कुछ भी लिखना है कंटेंट डालना है पैराग्राफ के अंदर डाल दो ठीक है ना ये भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें उतना कुछ लिंक टैग हाँ इसमें जितने भी हमारी जो लिंक्स होंगी एंकर टैग के अंदर हम लोग उसको लिखते हैं ठीक है ना एंकर टैग HREF उसके अंदर HREF लिखेंगे ये डबल ये हम लोग कॉमास के अंदर हम लोग अपने ये लिख देंगे अपनी लिंक लिख देंगे इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा उस पर शो होगा उस पर क्लिक करने पे हम ये लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं ठीक हो गया ना ये से नेविगेशन और बटन्स और एक्सटर्नल लिंक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लिंक टैग का भी बहुत अच्छा काम है होता है हमारी वेब पर इमेज टैग इमेज शो करने के लिए होती है ये देखो इमेज SRC सोर्स इमेज जो भी हमारी इमेज का नाम होगा उसके एक्सटेंशन के साथ हम उसे यहाँ पे लिख देते हैं और इक्वल्स टू इमेज हम उसको किस नाम से वहाँ पे शो करना चाहते हैं अपने वेब पर वो हम इसे लिख देते हैं उस इमेज के साथ उसका नाम ये आ जाएगा यहाँ पे जो भी लिखोगे इस इमेज की जगह पे जो कुछ भी लिखोगे वो वहाँ पे हमारी वेब पे शो होगा यहाँ पे इमेज लिखा है तो इमेज शो होगा और यहाँ पे हमें उसे एग्जैक्टली वही नाम लिखना पड़ता है उसके एक्सटेंशन के साथ जो हमारे फ़ोल्डर के अंदर हमने इमेज का रखा होता है। ठीक हो गया ना? लिस्ट ये इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे वेब पे। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है अनऑर्डर्ड होती है। ये एक इट्स लाइक अ अनऑर्डर्ड लिस्ट एक कंटेनर होगी जिसके अंदर हमने लिस्ट करके एलआई केस में एलिमेंट्स को हम लोग शो कर देते हैं। ठीक है ना? इट्स लाइक दिस ये अनऑर्डर्ड लिस्ट एक कंटेनर हो जाएगा इसके अंदर जिसके अंदर ये 3 चीज़ें लिस्ट के फॉर्म में स्टोर्ड है हमारे। ठीक हो गया ना? अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट का भी बहुत अच्छा काम होता है हमारे उसमें। ये ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई यहाँ पर हमारी, इसमें ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है ना? ये देखो 1, 2 इसमें ऑर्डर्ड है 1, 2 नेक्स्ट जो वाला 3 में आएगा वो 4 में आएगा, अगला वाला 5, 6, 7 ऐसा आएगा। उसके अंदर ऐसा नहीं था, उसके अंदर कैसे बुलेट्स में आ रहा था। कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं पता पहला कौन-सा था, दूसरा कौन-सा था, आप देख के नहीं पता होगा ओके, वैसे ऑब्वियसली पता कर सकते हो क्योंकि अगर आपने लिखा है बट इसमें यूज़र को दिख सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे लिख के आएगा। ठीक है ना? बटन्स ये सबको पता है बटन का क्या काम है, इसमें कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं करा। फॉर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, लॉगिन फॉर्म है, साइन अप फॉर्म है, वो सब यहीं से आता है। FAQ फॉर्म है हमारे वेब के, वो सब यहीं से बनी है। इनपुट टैब टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये टेक्स्ट हो सकता है, ये ईमेल भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है, नंबर, डेट, चेक बॉक्स, रेडियो, फाइल, ये कुछ भी हो सकता है। खुद लगा के देखो, खुद इस्तेमाल करो, एक कोड लिखो, प्रोजेक्ट निकालो और उसमें खुद समझो। फालतू टाइम वेस्ट करके इसमें भी फ़ायदा नहीं है। हमें बहुत ही छोटे टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, तो हमारा टारगेट उसी पे रहने वाला है। नेक्स्ट इज़ द लेबल नेम, लेबल कैसे आएगा वो उसके ऊपर है। जैसे हमने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिया, लेबल लिख दिया नेम। अब कैसे आने वाला है हमारे फॉर्म में कैसे आएगा? ऐसा आएगा। नेम जो भी लेबल के अंदर लिखोगे वो साइड से ऐसे बॉक्स के जो हमारे इनपुट बॉक्स होगा उसके साइड से लिख के आएगा। बता रहा होगा कि इनपुट हमें क्या चाहिए वो दिखा रहा होगा यहाँ पर। ठीक हो गया ना? ओके, दिस इज़ दिस। ने
नेक्स्ट चीज़ को हम पढ़ते हैं, ये हो गया टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर जो भी टेक्स्ट होगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लार्ज टेक्स्ट के लिए होता है, बस इतना समझो। ठीक हो गया ना? ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया, ये सब तुम समझ सकते हो। फॉर्म के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, समझ। सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं मॉडर्न एचटीएमएल के अंदर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी होते हैं। ठीक है? ये रीडेबिलिटी को हेल्प करते हैं, जैसे हेडर, फुटर्स और हमारे जो, ठीक है ना, और नैव बार जितने भी होते हैं, ये सारे हमारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं। इनको देखकर आप जो भी होता है रीडेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ जाती है। मान लो मैं डेवलपर हूँ, मैंने कोड लिखा, अब कल के दिन कोई और डेवलपर उस कोड को लिख रहा है, बट उसे पता ही नहीं हेडर कौन सा है, हेडिंग पार्ट कौन सी है, नैव बार कौन सा है, फुटर कौन से हैं। फुटर इन द सेक्शन, जैसे आपने वेब पेज में अक्सर देखा होगा, फुटर्स होते हैं जहाँ पे सब लोग अपनी वेब की इंफॉर्मेशन लिखे रहते हैं, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, वो सब कुछ जो होता है वो फुटर में आता है। हेडर के अंदर ऊपर लोगो वोगो आएंगे, और नैव बार के अंदर हमारे जितने भी रिडायरेक्शन वाली पार्ट होंगे कि लॉग इन पार्ट है, होम है, अबाउट सेक्शन है, कॉन्टेक्ट है, वो सब कुछ इसमें आएगा। ये सब का काम है रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। इसमें भी फालतू टाइम है, इस्तेमाल नहीं करना है हमको। टेबल पार्ट ये ज़्यादा काम की इतनी नहीं आती, तो इसको समझने की ज़रूरत नहीं। लाइन ब्रेक, बिल्कुल बीआर टैग का इस्तेमाल होता है। बीआर टैग मतलब ये लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। इसका इस्तेमाल करोगे तो कोड में एक छोटी-सी पतली-सी एक लाइन आ जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि 2 चीज़ों के बीच में कुछ स्पेस कुछ लिखा ही नहीं है तो। ठीक है ना? इसको इस्तेमाल करोगे तो पता लगेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग यही होते हैं जो लिख रखे हैं। ठीक है ना? ओके, ये तो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स क्या करना है। तो ठीक है, अब हम समझते हैं, देखो यार हमारा यहाँ पर हम अगर अक्सर यहाँ पे देखें हम लोग, एचटीएमएल जो है हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सीएसएस। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे जीएस में। जब तीनों को इंडिविजुअल इंडिविजुअल हम लोग पढ़ चुके होंगे, उसके बाद हम एक मिनी प्रोजेक्ट है टू डू ऐप का जो क्रिएट किया हुआ है, वो हम लोग कर देखेंगे और उस पे हम लोग फिर कोड को समझेंगे। वो भी एआई से निकाला हुआ है, चैट जीपीटी से निकाला हुआ कोड है, प्रोजेक्ट है, तो उसे समझना बहुत आसान पड़ेगा। नेक्स्ट इज दी सीएसएस पार्ट। ठीक है ना? ना सीएसएस सीएसएस होता है क्या, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये तो फुल फॉर्म है, ये तो कहीं पे मिल जाएगी, पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है ना? तो ये कुल मिला के हमारे फॉर्म, या मतलब फॉर्म जो बोल रहा हूँ, मतलब हमारे वेब पेज की स्ट्रक्चरिंग का काम जो है एचटीएमएल कर रही है, और स्टाइलिंग का पार्ट जो है वो सीएसएस कर रही है। नाम में ही स्टाइल है, तो मतलब वो स्टाइलिंग का काम कर रही है। हमें अपने कलर करना है, शैडोज देनी है, एनिमेशन लगानी है, वो सब सीएसएस की मदद से हम लोग करते हैं अपनी वेब पेज पे। ठीक है ना? विदाउट सीएसएस एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया हमने और वो बस ऐसे ही दिखेगा हमको, कुछ नहीं है, बस वो प्लेन टेक्स्ट दिखेंगे हमारी साइट पे हमको। लेकिन उस पे वेबसाइट पे अगर हमें स्टाइलिंग चाहिए, बढ़िया कलर चाहिए, तो हमें वो सीएसएस की मदद से मिलेंगे। अप्लाई करने का क्या तरीका है, 3 तरीके होते हैं, एक इनलाइन, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है? ओके। इनलाइन का मतलब क्या है, उसी के अंदर लिख दो जो हमने एचटीएमएल लिखी है। जैसे हमने एक एलिमेंट लिखा, हेडिंग वाला H1 एलिमेंट लिखा है, उसमें अंदर ही लिख दो स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड, बस। वो अपने आप उसमें स्टाइलिंग कर देगा। इसे हम लोग इनलाइन सीएसएस कह देते हैं। जैसे ये हेलो आ जाएगा, कलरिंग हो गई उसमें। अब इंटरनल सीएसएस क्या होती है? इंटरनल सीएसएस का मतलब हम हेड पार्ट के अंदर, बॉडी नहीं, हेड पार्ट के अंदर अलग से स्टाइल टैग्स लिखें, और उसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग करें सारी की सारी, वो हमारी इंटरनल सीएसएस हो जाती है। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही इस्तेमाल होती है, क्योंकि बेफालतू में इंटरनल और इनलाइन से बहुत कंफ्यूजन होती है और बहुत ज्यादा हम लोग वो बहुत कंजेस्टेड चीजें हो जाती हैं। एक्सटर्नल सीएसएस में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरी फाइल अपने फोल्डर के अंदर बनाते हैं सीएसएस की, डॉट सीएसएस एक्सटेंशन के साथ, और उसको हम लोग लिंक करते हैं अपनी एचटीएमएल के अंदर। ठीक है ना? लिंक ये रही आरईएल स्टाइल शीट, और ये रहा हमारा एचआरईएफ में हम लोग लिंक डाल देते हैं, नाम डाल देंगे फोल्डर के अंदर जिस भी नाम से हमने स्टोर की होगी, एक्सटेंशन डॉट सीएसएस रहता है हमेशा। ठीक हो गया ना? कलरिंग है, जो कुछ है, देखो यार ये तो सब कुछ में ऑल ओवर द इंटरनेट मिल रहा है, घुमा फिरा के मिल ही जाता है, तो इसमें पढ़ के क्या ही करोगे? समझ ही रहा है, देख के समझ में आ रहा है, कलर रेड कर दो, कलर में येलो लिख दूंगा येलो हो जाएगा, ग्रीन लिख दूंगा ग्रीन हो जाएगा। आरजीबी कलर्स होते हैं, अगर आप कलर करोगे तो उसमें रेड के साथ हमेशा एक एक बॉक्स आएगा जिसके अंदर रेड कलर होगा, उसके अंदर आप आरजीबी कलर्स कर सकते हो, उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कलर्स को। ऑब्वियसली ये सब समझने की जरूरत नहीं है, आपको ऑल ओवर द इंटरनेट एआई और ये सब में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है ना? सिलेक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्टर्स से ही हम लोग
काम कर रहे हैं पूरा सीएसएस का। जैसे पैराग्राफ हो गई, ये क्या है, ये सिलेक्टर है, हम पैराग्राफ को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे H1 था, तो यहाँ पे ये H1 क्या है, ये सिलेक्टर है सीएसएस के अंदर, ये H1 को टारगेट कर रहा है जितने भी हैं। ठीक है ना। क्लास सिलेक्टर होता है, जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं अपने HTML, जैसे हमारी HTML लिखी है, तो उसके हम लोग अंदर हम लोग क्लासेस देते हैं, उसको क्लास इक्वल्स टू टाइटल दे दिया। तो अब हम पैराग्राफ को नहीं टारगेट कर रहे होंगे, हम अगर डॉट टाइटल करके अगर लिखेंगे, क्लास सिलेक्टर में अगर हमें क्लास को सिलेक्ट करना है तो हमें डॉट के साथ उस क्लास का नाम लिखना है, डॉट टाइटल। तो अब क्या होगा, जितने भी मेरे एलिमेंट्स का क्लास टाइटल होगा, अभी तो सिर्फ इसमें दिखा रहा है एक का है, तो डॉट टाइटल है, तो वो उसका कलर ब्लू कर देगा। चाहे वो पैराग्राफ का हो, डिव का हो, अगर क्लास टाइटल दी है तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। कुल मिला के मतलब ये है सिलेक्टर का। दूसरा सिलेक्टर होता है आईडी सिलेक्टर। मान लो HTML के अंदर हमने क्लास नहीं दी, उसे आईडी दी दी है हमने, हेडिंग। तो आईडी से सिलेक्ट करने के लिए क्या तरीका है, वहां पे डॉट लिखते थे क्लास के लिए, आईडी के लिए हैश लिखेंगे, हैश हेडिंग। अब यहाँ पे जितनी भी हमारी आईडी दी होगी, मैंने जिन जिन एलिमेंट्स को आईडी दी होगी HTML में अपनी, हेडिंग, उन सब का कलर अब रेड हो जाएगा। यही मतलब है इसका। ठीक हो गया। कलर्स आगे हमारे बैकग्राउंड कलर हो गया, ये सब कहीं भी मिल जाएगा, देखने में ही समझ में आ रहा है। बैकग्राउंड का कलर ब्लैक दो। टेक्स्ट स्टाइलिंग होगी हमारी, फॉन्ट साइजेस हो गए, फॉन्ट फैमिली होगी, टेक्स्ट स्टाइलिंग के अंदर आता है। उसे बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, ये सब हमारे फॉन्ट वेट के अंदर होता है। फॉन्ट वेट कितना करना है हमारा, फॉन्ट फैमिली कौन सी लगानी है, फॉन्ट साइज कितना रखना है, ये सब हो जाता है। अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेंटर करना है, लेफ्ट राइट जो भी है हमारा, ठीक है ना, यही होता है। ऑप्शन कितने होते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट के अंदर, तीन, लेफ्ट सेंटर राइट। हमारा टेक्स्ट किस तरफ अलाइन होना चाहिए, कुल मिला के मतलब इसका इतना है। इम्पोर्टेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विड्थ और हाइट। इससे हम लोग अपने एलिमेंट्स की विड्थ और हाइट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना। डिव विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, तो हमारी जो भी 300 पिक्सल की विड्थ हो जाएगी, 200 पिक्सल की हाइट हो जाएगी उस डिव की, जिसको हम लोग टारगेट कर रहे होंगे। ठीक हो गया ना। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसको ऐसे ही लिखते हैं, सॉलिड डैश डॉटेड। ये तीन तरीके के होते हैं हमारे। 2 पिक्सल यानी कि 2 पिक्सल जितना चौड़ा हमारा बॉर्डर होगा, सॉलिड सॉलिड होगा, डैश लिखोगे तो डैश डैश वाला होगा, डॉटेड में डॉट 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 टाइप में हो जाएगा। ब्लैक ये कलर है बॉर्डर का, ब्लैक लिखो, रेड लिखो, ग्रीन लिखो, जो लिखोगे उस कलर का बॉर्डर मिल जाएगा। ठीक होगी ना। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस का मतलब क्या होता है, घुमाओ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर देखो, ये बॉर्डर रेडियस है। ये देख रहे हो घुमा हुआ जैसा है, ये बॉर्डर रेडियस है। ये 10 पिक्सल लिखा है। ठीक है ना। अगर 8 पिक्सल लिख दोगे तो बटन जो भी होगा हमारा, उस बटन का रेडियस, जो ये बॉर्डर होगा, बटन का बॉर्डर होगा, वो ऐसे कर्व में आ चलेगा। 8 पिक्सल, 10 पिक्सल, अपने हिसाब से कस्टमाइज करके देखो, अपने आप कस्टमाइज होता है। ये हर किसी को पता है, इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज दी मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। ठीक हो गया ना। इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। ठीक है। नाउ हियर इज दिस थिंग। ओके। ये हमारा जो है, मान लो एक, ये हो गया ना। ठीक है। अब एक और बॉक्स लगाते हैं हम इसके। ओके। ये हमारा है दूसरा बॉक्स। ठीक हो गया। अब टेक्स्ट लिख देते हैं हम इसके अंदर, मान लो कुछ, हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। ये हो गया हमारा टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब समझते हैं हम इसको है क्या मतलब इसका। ओके। ये चीज देख रहे हो, ये वाली चीज, ये चीज देख रहे हो, बाहर का जो ये है बॉर्डर, ये चीज, ये क्या। अब मान लो मैं इसको एक और कॉपी करता हूँ, 1 मिनट, आप इसको कॉपी करते हैं हम लोग, कॉपी सी, कंट्रोल वी। ठीक है ना। ये चीज, ठीक है। तुम ध्यान से इस चीज को देखो। थोड़ा मार्जिन का मतलब पता है क्या है? मार्जिन का मतलब होता है दो एलिमेंट्स के बीच की स्पेस, जो है ये दो एलिमेंट्स हमारे वेब के ऊपर, वेब पेज के ऊपर, तो इनके बीच की जो है स्पेस खाली बची हुई है ना, इसको हम कहते हैं मार्जिन। पैडिंग किसको कहते हैं भैया, और बॉर्डर किसको कहते हैं, पहले समझते हैं। बॉर्डर होता है ये जो ये बाहरी लेयर है ना किसी भी एलिमेंट की, इसे हम कहते हैं बॉर्डर। मार्जिन किसको कहते हैं, मार्जिन कहते हैं इस स्पेस को,
जो हमारी इनके बीच में बनी हुई है, ये ये वाली स्पेस जो है ना, इसको हम कह देते हैं बॉर्डर। ठीक हो गया। ये होती है हमारी बॉर्डर। ये है हमारी बॉर्डर। और मतलब सॉरी मार्जिन। बॉर्डर क्या है, बॉर्डर की ये चीज होगी हमारी बॉर्डर, ये होगी हमारी मार्जिन। पैडिंग क्या है, फिर पैडिंग ये अंदर वाली स्पेस जो छोड़ रखी है ना, ये अंदर वाली स्पेस, ये है हमारी पैडिंग। तो ये वाली स्पेस कौन सी भैया, ये अंदर वाली जो अंदर है, ये है कंटेंट की स्पेस, ये हमारी है कंटेंट वाली स्पेस। ठीक हो गया। तीन चीजें होती है जो हमें समझ, मार्जिन और पैडिंग। ठीक है ना। मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है स्पेस आउटसाइड द बॉक्स। बॉक्स के जो भी हमारा एलिमेंट होगा, बॉक्स होगा, उसके आउटसाइड जितनी भी स्पेस है, ये इसकी मार्जिन है। ठीक है ना। ये दूसरे एलिमेंट से जो कंपेयर है, अगर हम मार्जिन को बढ़ाएंगे तो स्पेस बढ़ती जाएगी और ये एलिमेंट दूर दूर जो होते चले जाएंगे इसमें से। ठीक हो गया ना। बॉर्डर पैडिंग का मतलब पैडिंग स्पेस इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के इनसाइड की स्पेस। अब मान लो मैंने पैडिंग अगर बढ़ाई ना, तो ये स्पेस ऐसे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो अगर मार्जिन बढ़ाऊंगा तो ये जैसे बाहर वाली स्पेस देगी। ठीक होगी ना। बॉर्डर, बॉर्डर के साथ छेड़खानी है। ठीक हो गया ना। अब अगली चीज क्या है, अगली चीज आती है हमारी कंटेंट एरिया, ये कंटेंट स्पेस है। ठीक है ना। कंटेंट जितना बढ़, मान लो अगर मैं कंटेंट और बढ़ाऊंगा, अगर मैं और बढ़ा दूंगा, ठीक है ना, कंटेंट और बढ़ाऊंगा, क्या होगा पता है, ये बॉक्स बढ़ता अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक हो गया ना। ये बॉक्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा क्योंकि इसके कंटेंट की स्पेस बढ़ेगी। ठीक हो गया ना? ये तुम समझ जाओगे, ऑनलाइन देख लो सब समझ जाता है। मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, टीवी हो गया ना, और इसके अंदर कंटेंट ही है। नेक्स्ट आती है डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। डिस्प्ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे टेप हो गया, पैराग्राफ हो गया, जो ऐसा हम डिस्प्ले ब्लॉक अगर किसी को देंगे ना, तो उसकी हम लोग उसे हम एक ब्लॉक एलिमेंट भी बना सकते हैं। ठीक है ना। इनलाइन डिस्प्ले, अगर इनलाइन नीचे क्या होता है, उसको हम लोग इनलाइन बना सकते हैं। इनलाइन का मतलब तुम्हें पता है, वो सेम लाइन के अंदर आएगा। ब्लॉक एलिमेंट का पता है, न्यू लाइन के अंदर स्पेस लेता है। ठीक हो गया ना। इनलाइन ब्लॉक का मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इनलाइन एंड ब्लॉक बोथ। ठीक है ना। कैन सेट इन सेम लाइन एंड एक्सेप्ट विड्थ एंड हाइट, यानी कि सेम लाइन के अंदर भी आएगा, प्लस विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टीज को भी कम के अंदर कंटेन करेगा। ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, तो इनलाइन ब्लॉक ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। नेक्स्ट है फ्लेक्स बॉक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया ना। इसको इस्तेमाल करने के तरीके, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो, वो फ्लेक्स बॉक्स बन जाएगा, वो एलिमेंट हमारा। ठीक हो गया ना। जैसे डॉट कंटेनर है, हमने कंटेनर किसी को क्लास दी होगी, उसे डॉट से हमने स्पेसिफाई किया, सिलेक्ट कर लिया, अब कंटेनर के अंदर हम डिस्प्ले दे दिया हमने फ्लेक्स, वो फ्लेक्स बॉक्स बन गई हमारा वो चीज, वो एलिमेंट हमारा फ्लेक्स बॉक्स बन गया। तो उस चीज प्रॉपर्टीज कैसे दे सकते हैं, जैसे स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट हमने स्पेस बिटवीन दे दिया, तो चीजों के बीच में स्पेस हो जाएगी। ठीक हो गया ना। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दीजिए, तो सेंटर में चली जाएगी चीजें अपनी आप, दूर दूर नहीं होंगी, सेंटर में चिपक के आ जाएंगी। सेंटर वर्टिकली अलाइनमेंट, अलाइन आइटम्स, यानी कि हमारा जो कंटेनर होगा जिसको हमने फ्लेक्स बॉक्स दिया होगा, उसके अंदर हम आइटम्स को लाइन कैसा करना चाहते हैं, सेंटर कर दो, वो सेंटर हो जाएंगी। ठीक हो गया ना। तो ज्यादातर हम लोग यही लिखते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इससे क्या होता है, हमारी चीजें जो होती हैं वो एलिमेंट में सेंटर में चली जाती हैं। ठीक हो गया ना। फिर हम उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देते हैं। गैप, चीजों के बीच में गैप कितना आता है, 20 पिक्स। वो गैप उनकी इसके जैसे डॉट कंटेनर है, किसी को क्लास दी होगी किसी एलिमेंट को कंटेनर, ठीक हो गया ना, उसको डिस्प्ले दिया फ्लैक्स और गैप दे दिया 20 पिक्सल। अब उसके चीजों, जितने भी उसके अंदर उसके चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, और उसके अंदर जितनी भी चीजें उसने अदर एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता होगा, उन सबके बीच में स्पेस चली जाएगी 20 पिक्सल की। ठीक हो गया ना। ये पोजीशन हो गया, पोजीशन क्या देनी है आपको एलिमेंट को, रिलेटिव हो गई, उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट हो गई, फिक्स हो गई। रिलेटिव हो गई तो वो ओरिजिनल पोजीशन के रिलेटिव मूव करेंगे वो चीज। ठीक हो गया ना। एब्सोल्यूट दोगे तो वो एब्सोल्यूट होगी, मतलब चिपक जाएगी, वो वहीं पे रहेगी। ये होता है बैजेस के लिए, आइकन्स के लिए और ओवरलेस के लिए। फिक्स, नेवर स्टेज वाइल स्क्रोलिंग, मतलब स्क्रोल करते रहो, जैसे ये चीज स्क्रोल है, ऊपर नहीं हटनी चाहिए। ये चीज फिक्स है, ये यहीं रहेगा, ये कुछ भी नहीं होगा, इसको तुम नीचे घुमा लो, इसको ये नहीं होने वाला। तो ये चीज होती है फिक्स चीज। ठीक है ना। फिक्स हो गई हमारी प्रॉपर्टी, मतलब हमारी पोजीशन हमने फिक्स कर रखी है उसकी। इसका मतलब ये होता है स्टिकी, मतलब आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट वो मूव करेगा। ठीक हो गया ना।
इसका मतलब ये होता है, मतलब एक पॉइंट के बाद वो मूव करेगा, एक बार वो चीज व्यू पोर्ट पे चलेगी, ठीक है। बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड होगी, प्रॉपर्टीज होगी, बैकग्राउंड इमेज, यानी कि बैकग्राउंड में क्या इमेज लगानी है, ये सब तुम समझ सकते हो अगर तुम ऑनलाइन इसको सर्च करोगे तो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हवर इफेक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है। हवर यानी कि बटन में हवर इफेक्ट डाल दिया, अब मैं इस पे हवर कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड इसका रेड हो जाएगा अगर मैंने इसको ऐसी प्रॉपर्टी दी होती तो। ठीक हो गया ना। ट्रांजिशन, ये सब हमारे कार्ड्स के लिए होते हैं, स्मूथ एनिमेशन में आने के लिए। ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, अक्सर ये होगा ट्रांजिशन होता है, क्योंकि कोई वेडिंग एल्बम देखी होगी या कोई वीडियो एडिटिंग देखी होगी जिसके अंदर हम लोग ट्रांजिशन लगाते हैं, इमेज है वो ट्रांजिशन होती है, 0 कुछ सेकंड्स के बाद अपने आप वो ब्लर हो जाती है और दूसरी इमेज उसकी जगह पे आ जाती है, तो ट्रांजिशन होते हैं। ठीक हो गया ना। अब उस सेकंड्स के हिसाब से हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं अपने वेब पर। ठीक है। ये बॉक्स शेडो, ये बॉक्स की शेडो को दिखाता है कि हमें बॉक्स की शेडो कितनी चाहिए। ये जो बॉक्स है इसकी शेडो होगी, अगर ये वाइट बैकग्राउंड होता तो इसकी एक शेडो होती पीछे से, छोटी छोटी पतली। हाँ, अगर इस पर हमने बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी लगाई होती कि अपने हिसाब से हम देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी चाहिए, कितनी लंबी चाहिए, कितनी किस कलर की चाहिए, वो भी हम लिख सकते हैं। ग्रीन भी हो सकता है, यहाँ पे ग्रे लिखा है, ग्रीन भी हो। कर्सर, 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 मोस्ट इम्पोर्टेंटली बटन पे हम लोग पॉइंटर लगाते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी बटन पे जाएंगे तो पॉइंट करेगा उस चीज को, जैसे ये पॉइंटर है तो इस पे कर्सर पॉइंटर लगा होगा। ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए हम लोग मीडिया क्वेरीज लगाते हैं, ये सब लगाते हैं। मान लो हमने साइट खोली है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे मेरी साइट है ये यहाँ पे इस तरीके से खुली है, अभी ऐसी थोड़ी क्रिएट हुई है, अभी फोन में खुलूंगा तो दूसरे तरीके से खुलेगी, है ना। लंबे फोन में खुल जाएगी, तो वो अलग अलग फोन में अलग अलग तरीके से खुलती है, अलग अलग चीजें शो होती हैं, बटन अलग तरीके से शो होते हैं। तो कैसे होता है वो, मीडिया क्वेरी की वजह से होता है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रिस्पॉन्सिव साइट्स हम लोग बनाते थे, उस पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं। आगे चल के जब आप बहुत ज्यादा वेब पे काम करो तो इस पे काम कर सकते हैं। CSS यूनिट्स यू एक्चुअली नीड टू नो इज फॉन्ट साइज, जो कि होता है पिक्सल्स में होता है। ठीक है ना। परसेंटेज, हम लोग विड्थ को भी परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। हमारी व्यू पोर्ट में जो भी हमारा एलिमेंट होगा उसके हिसाब से 100% उसकी उसने विड्थ दी होगी। अभी अगर 100% दी है तो 50% होगी तो 50% स्पेस ले लेगा, 20% होगी तो 20% लेगा। याद रखना कि वो जिस एलिमेंट पर प्रॉपर्टी लाई हुई उस एलिमेंट की लेगा, स्क्रीन के हिसाब से नहीं चलेगा। ठीक है ना। जिस एलिमेंट में अगर स्क्रीन पूरा का पूरा आपने कंटेनर के अंदर कंटेन कर लिया और उस पे 100% दिख रहा है, 50% दिख रहा है, तो स्क्रीन के हिसाब से तब करेगी। वरना वो जिस एलिमेंट के अंदर आपने प्रॉपर्टी लगाई है उसके 100% की विड्थ लेगा या हाइट लेगा। ठीक है ना। REM का इस्तेमाल नहीं होता पिक्सल, और हम लोग परसेंटेज पे ही काम करते हैं। तो यहाँ तक हमारा CSS भी इम्पोर्टेंटली और मेनली हमने खत्म कर लिया है। इतना ही ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए होता है। सेकंड जो थर्ड चीज हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे वो होती है हमारी JS। ठीक हो गया। हम लोग जो चीज देखेंगे वो होती है हमारी JS, हम लोग JS आगे देखते हैं। ठीक है ना। ये चीज बची, ये चीज हमने तीनों कौन चीज खत्म कर दी, JS देखेंगे। उसके बाद हम तीनों को हम एक मिनी प्रोजेक्ट शो करके हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद खुद AI से पे जाओ, खुद प्रोजेक्ट या तो खुद से बनाओ, खुद AI से निकाल के खुद समझो, और फिर खुद बनाओ प्रोजेक्ट को या तो। ठीक है ना। बनाना खुद से जरूरी है, तभी जाके समझ में आएगा। गलती करोगे AI से पूछो कि भाई गलती कहाँ हुई है, वो समझाएगा, वहां से समझोगे, फिर अगली बार को वो गलती नहीं करोगे और दूसरी गलती करोगे, बट समझोगे तभी जब खुद करोगे, गलती करोगे। ठीक है ना। ये सब चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है। हेडिंग क्या होता है, ट्रांजिशन कैसे करते हैं, कार्ड में ट्रांजिशन कैसे लगाना है, शेडो कैसे लगाना है, हवर इफेक्ट कैसे लगाने हैं, ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज और सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। इसके लिए कोई अलग से ट्यूटोरियल या कुछ इतने घंटों के देखने की जरूरी नहीं है। ऑनलाइन जाओ, बस सर्च करो और मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन हर जगह अवेलेबल है, हर चीज का नहीं। सो भी जीएस में हमें स्टार्ट करना है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जीएस क्या है, लॉजिक। हम अपने वेब पे जो भी लॉजिक लिखते हैं वो हम जीएस में लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर अलग अलग चीज होती है जैसे वेरिएबल्स। ये भी कोडिंग, जैसे आप कोडिंग करते हो अलग अलग लैंग्वेजेस में, C++, तो वैसे ही है। ठीक है ना। सेम चीजें इसके अंदर होंगी, कोई और नहीं है। वेरिएबल्स, इसके अंदर तीन तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वेर। वेर अब लिखते नहीं है, वो बहुत पहले लिखते थे। जान के क्या ही करोगे, लेट और कॉन्स्ट तो चीज होती है। लेट का मतलब होता है हम लोग जैसे लेट नेम इक्वल टू सचिन लिखा तो उसमें स्ट्रिंग की तरह वो उसे ट्रीट करेगा।
एज इक्वल टू 20 लिखा। हमें आगे से इंट, स्ट्रिंग और क्या कहते हैं ये सब नहीं लिखना पड़ता है इसमें। ठीक है ना, वो खुद ही समझ जाता है कि स्ट्रिंग है या नंबर है ना। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे डबल कॉलन के अंदर लिख रहे हैं, तो हम लोग वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, नहीं लिखेंगे तो उसे इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है ना। और ये कंसोल डॉट लॉग नेम जो होता है, कंसोल डॉट लॉग जो होता है, ये हमें कंसोल पे शो करता है। जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो कंसोल पे शो होगी अगर हम इस तरीके से उसको लिखेंगे। ठीक हो गया। लेट में हम लोग वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्ट में हम लोग वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती है क्योंकि नाम पे ही है कॉन्स्टेंट। डॉट नहीं की कंसोल। लेट स्कोर इक्वल टू 20 का स्कोर में 20 स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में। फिर स्कोर इक्वल टू 20 लिखोगे तो 20 स्टोर कर लेगा वेरिएबल, क्योंकि वो लेट में आपने उसे डिक्लेयर किया है ना। इस वेरिएबल को हमने कैसे डिक्लेयर किया, लेट के साथ डिक्लेयर किया। लेट में क्या हो सकता है, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो 20 स्टोर हो जाएगा, वो 20 हो जाएगी, वो रीराइट हो जाएगी, वैल्यू 20 हो जाएगी हमारी। लेकिन यहाँ पे रीराइट नहीं कर सकते आप, जैसे कौन सा फाइल लिखा है तो 3.14 ही रहेगा वो। नेक्स्ट इज द डेटा टाइप। डेटा टाइप्स कितने तरीके होता है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, सब वही है जैसे अदर लैंग्वेजेस में होता है। इसमें अलग से कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है या फिर बूलियन, अलग कुछ ऐसे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। ऑपरेटर्स भी सेम बाकी लैंग्वेजेस की तरह कोई अलग नया ऑपरेटर नहीं है इसके अंदर। प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड है ना, मॉड्यूलो, यही सब होते हैं इसके अंदर भी, और सेम तरीके की फंक्शनलिटीज इसके अंदर भी होती है और कुछ नहीं। कंपेयर कैसे करते हैं, वही सेम तरीके कंपेयर करना है, कोई अलग नहीं है। इफ एल्स स्टेटमेंट भी सेम है, कोई लॉजिक अलग नहीं है इसके अंदर, है ना। फॉर लूप सेम, कुछ अलग नहीं है। वाइल लूप भी सेम होता है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर भी। फंक्शन फंक्शन लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। फंक्शन में आप फंक्शन लिखते हो पहले, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नाम नहीं करो, फंक्शन पहले लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर जो कह रहा हूँ स्मॉल ब्रेसेस के अंदर, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड, अपना फंक्शन का जो भी आपने ब्लॉक ऑफ कोड लिखना होता है वो उसके अंदर लिखते हैं। फिर यहाँ से फंक्शन को कॉल करोगे तो ये फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा। फंक्शन विद पैरामीटर में कुछ नहीं, बस वो जो स्मॉल ब्रेसेस लिखे थे बस उसके अंदर पैरामीटर लिख दो, जैसे बाकी अदर लैंग्वेजेस में लिखते हो। ठीक हो गया ना। एरे सेम होती है। लेट फ्रूट्स इक्वल टू, ये लिखो एप्पल, बनाना, मैंगो, एरे की तरह ट्रीट करेगा उसको। ठीक है ना। और अगर कोई इंडेक्सेस पे आपको चेक करनी है वैल्यू तो आप ऐसे कर लो, प्रिंट करनी है कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट हो जाएंगी वैल्यू। फ्रूट्स में 0th इंडेक्स पे यानी कि एप्पल प्रिंट होगा। एरे के कुछ मेथड्स होते हैं जैसे अदर लैंग्वेजेस में भी होते हैं, साइज हो गया, लेंथ हो गया, अलग अलग होते हैं ना। कॉन्कैटिनेट हो गया, कॉपी हो गया, स्ट्रिंग्स के होते हैं, जैसे एरे के भी अलग अलग होते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी पुश, यहाँ पे ऐड करने का होगा। पॉप जो होगा वो उसे रिमूव करने, पॉप आउट हो जाएगी वो चीज, प्रिंट भी होगी और बाहर भी आ जाएगी उस एरे से। लेंथ, वो उसकी लेंथ कंपेयर करने, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए वो है। ठीक हो गया ना। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स यानी कि एक डेटा टाइप जो आप क्रिएट करते हो जिसके अंदर आप दूसरे छोटे या अंदर फॉर्म्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि लेट पर्सन हमारा एक ऑब्जेक्ट है, बनाना कैसे, लेट पर्सन बनाना है, कुछ भी नाम डाल सकते हैं, पर्सन डाल दो, सर्टेन डाल दो, जेएस डाल दो, कुछ भी डाल दो, इक्वल्स टू और करली ब्रेसेस, और उसके बाद क्या है, नेम सचिन, एज 20। अब उसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे देखो सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, तभी वो ऑब्जेक्ट कहते हैं कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम। अब मैं कंसोल डॉट लॉग दिखूंगा, अब प्रिंट क्या करना है भाई मेरे को, पर्सन, पर्सन क्या मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें, नेम है, एज है। पर्सन लिखूंगा तो दोनों चीज प्रिंट करेंगे, डॉट नेम लिखा तो सिर्फ पर्सन के अंदर जाके नेम वाली चीज में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगी, जैसे सचिन है तो सचिन प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये जावास्क्रिप्ट का एक तरीका है जिससे वो एचटीएमएल के साथ इंटरेक्ट करती है, उससे बात करती है एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना। वो वेबसाइट को तभी चेंज कर सकती है हमारे, उस पर अपना मैनिपुलेशन कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है हमारी वेबसाइट को, जब उस पर हमने डॉम लगाया होगा। डॉम के बिना नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल फिर से यही होता है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट तरीका क्या होता है, सिलेक्ट करने वाला आइटम को, एलिमेंट को, सिलेक्टिंग एलिमेंट। एचटीएमएल के अंदर तरीके क्या होते हैं, एचटीएमएल में हम किसी भी एलिमेंट को आईडी देते हैं या क्लास देते हैं, तरीके भी वही हैं। या तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। ठीक है ना। ये देखो हमने लेट हेडिंग इक्वल टू डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी टाइटल। अब ऐसे क्या होगा, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट क्या चीज है, वेबसाइट, हम उसे डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, हमारे एचटीएमएल, इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट को गेट करो उस आईडी के साथ, और आईडी क्या है, टाइटल, यानी कि जिस एलिमेंट की आईडी टाइटल होगी उसे गेट करके लाओ, और उसे किस में डालो, हेडिंग में डालो। हेडिंग क्या है, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है पहले, ठीक है ना। और अभी देखो टाइटल की आईडी का कौन सा एलिमेंट हो रहा है, H1 है, तो H1 हमारा हेडिंग में ना चल जाएगा, ठीक है। अब हम उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू बदल दो, इनर टेक्स्ट बदलोगे तो इनर टेक्स्ट बदलेंगे, फिर हमें हेडिंग, अब हेडिंग क्या है हमारी, ध्यान से देखना, हमने वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर हमने वो H1 को स्टोर करा दिया था इसकी मदद से, गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से। तो हेडिंग पे हम मैनिपुलेशन लगाते हैं डॉट इनर एचटीएमएल का, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू वेलकम, अब वेलकम आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो हेलो की जगह पहले हेलो था, अब क्या हो जाएगा, वेलकम हो जाएगा, ठीक हो गया। क्वेरी सिलेक्टर मोस्ट यूज इन मॉडर्न प्रोजेक्ट्स, ये मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट बॉक्स, यानी कि हम लोग क्वेरीज की मदद से हम उसे स्टोर करेंगे, हम क्लासेस की मदद से उसे करते हैं, ठीक है ना। लेट बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट बॉक्स, जिस भी हमने उसको क्लास दी होगी बॉक्स, उसे वो गेट कर लेगा और उसे बॉक्स के अंदर डाल देगा, इट्स सिंपल एज दैट, ठीक है ना। इवेंट लिस्टनर क्या होता है, इवेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजर के एक्शंस को हम लोग इवेंट कहते हैं। वो माउस के एक्शन हो सकते हैं, परफॉर्म ऑन दी माउस, विद माउस और विद कीबोर्ड, जैसे कि स्ट्रोक्स हो गए, हमारे माउस का हवर हो गया, उसका क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, कुछ भी है, तो वो सब कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है ना। और इसी को हम लोग जावास्क्रिप्ट में इसी की मदद से हम लोग अपना काम करते रहते हैं। इवेंट लिस्टनर जो होते हैं वो हमारे ऐसे होते हैं, जैसे हमने बटन लिखा है, उसका आईडी बटन दे दी उसको, उस पर लिखा क्लिक, जावास्क्रिप्ट के अंदर कहेंगे बटन को पहले हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ ले लेते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, ठीक है ना। हमने बीटीएन वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी, बीटीएन के साथ उस बटन को हमने इसके अंदर स्टोर कर, अब जो कुछ भी हम लोग बीटीएन में चेंजेस करेंगे वो यहाँ जाके बटन में हो जाएंगे, ठीक है ना। बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, ये तरीका है इवेंट को लगाने का किसी भी एलिमेंट पे। अब बीटीएन जो हमारा वेरिएबल था उसके ऊपर हमने ऐड इवेंट लिस्टनर दिया और कहा कि इवेंट क्या, हमारा क्लिक, ठीक है ना। ऐसे हम जो स्मॉल ब्रेसेस लगाते हैं उसके अंदर हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम इवेंट का नाम, इवेंट क्या, हमारा क्लिक है, अब उस पर डबल क्लिक हो सकता है, हवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमने अभी फिलहाल ले लिया क्लिक, ठीक है ना। कॉमा लगा के हमने क्या करना है उस पे, क्लिक पे क्या करना चाहिए, हमने लिखा फंक्शन चला दो, ठीक हो गया ना। अलर्ट का फंक्शन अलर्ट बटन क्लिक, अब हमारे ऐसे में होगा क्या कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे हमारा अलर्ट पॉपअप हो जाएगा जो कि होगा बटन क्लिक का, ठीक है ना। चेंजेस सीएसएस यूजिंग जेएस, तो हम जेएस की मदद से सीएसएस को भी बदलते हैं, जैसे हमने बॉक्स उसे हमने ले लिया, बॉक्स कैसे लेते हैं वो तुम्हें पता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, क्वेरी सिलेक्टर करो, कैसे भी करो बॉक्स को हम ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डॉट स्टाइल, उसको स्टाइल में जाएंगे, उसके बैकग्राउंड कलर को लेंगे, उसे रेड कर देंगे। अब ऐसे में क्या होगा, अब उसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी हो सकता था, व्हाइट हो सकता था, येलो कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब इस वो लाइन के चलने के बाद अब उसका कलर रेड हो, जैसे हमने यहाँ पे किया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बॉक्स लिया और उसमें डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर करके हम उसे रेड करा। गेट इनपुट वैल्यू, हम लोग इनपुट वैल्यू को भी ले सकते हैं, जैसे इनपुट हमने एक फॉर्म बनाया था उसके अंदर इनपुट, उसके आईडी लिखा था नेम, ठीक है ना। अब लेट वैल्यू इक्वल टू डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके हमने वैल्यू ली, डॉट वैल्यू लिखोगे तो उसकी वैल्यू जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना। समझे, इनर एचटीएमएल होगी तो उसका इनर एचटीएमएल मिल जाएगा, इनर टेक्स्ट जाएगा या फिर, ठीक हो गया ना। ऐसे होता है हमारा, वैल्यू हम लोग लेंगे तो डॉट वैल्यू लिखेंगे, कंडीशन भी लगा सकते हैं इवेंट के साथ, ये भी कंडीशन लगाना तो नॉर्मल चीज है। टेम्पलेट लिटरल्स में काम के होते हैं बहुत ज्यादा, हम किसी वेरिएबल ऐसे प्रिंट करना है, मान लो हमें बहुत चीजें प्रिंट करनी है तो हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग जैसे डबल कॉलन लगाते हैं, डबल कॉलन नहीं लगाएंगे, ये लगेंगे, ये चीज आपको कहाँ पे मिलेगी, अपने कीबोर्ड पे अपने टैब वाले बटन के ऊपर आपको दिख जाएगी ये चीज, ठीक है ना। इसको कहते हैं मेरे को भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाता है हमारा नॉर्मल चीज। एरो फंक्शन जो होते हैं, एरो फंक्शन हमारे जल्दी काम करता है और मोर एफिशिएंसी के लिए हम लोग इस्तेमाल, ठीक है ना। और इसे जैक के अंदर बहुत इस्तेमाल तो हम लोग बहुत
जैसे हमने ये लिखा फंक्शन, हम जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, कॉन्स्ट ग्रीट या फंक्शन हो या कुछ भी लिख सकते हो। हमने कॉन्स्ट लिखा, जैसे हम लोग कॉन्स्ट लिखेंगे ग्रीट, ग्रीट हमारा फंक्शन का नाम आएगा, इक्वल्स टू लगाएंगे, जो हम लोग स्मॉल ब्रेसेस लगाते थे वो तो लगाएंगे, उसके आगे से पहले इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर स्मॉल ब्रेसेस के बाद इक्वल्स टू, फिर ये वाला सिंबल एक एरो जैसा फॉर्म करेंगे, एरो फंक्शन नाम ही एरो फंक्शन है, तो एक एरो जैसा फॉर्म करेंगे, फिर ब्रेसेस के अंदर अपना ये लिखेंगे और हम बाद में ये लगा देंगे सेमीकोलन। ये हो गया ना। नेक्स्ट आता है फॉर ईच हम लोग एलिमेंट, जो एरे के एलिमेंट होंगे उनके हम लोग प्राइवेट्स करने के लिए फॉर ईच का इस्तेमाल करते हैं, ये भी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ समझ में। सर टाइमर फंक्शन जो होता है हमारा, उसमें टाइम तक रुकता है और उसके बाद हमारा उस इसको लाइन को रन करता है। तो इस साइड टाइमर लिखा मैंने इसको, ठीक है ना, एरो फंक्शन लिखा है, कंसोल डॉट लॉग हेलो, और 2000 लिखा है, तो ये 2 सेकंड्स बाद चलेगा। अगर मैं 3000 को 3 सेकंड बाद चलेगा, 1000 आगे चला है पीछे चला जाता है, ठीक है ना। अगर मैं 10,000 लिखूंगा तो 10 सेकंड के बाद इस चीज को प्रिंट करेगा। वैसे अक्सर क्या होता है कि ये चीज प्रिंट तुरंत हो जाती है ना, कोड नहीं होगा तुरंत प्रिंट आएगी, लेकिन हमारे एसिंक्रोनस काम करता है हमारा। एसिंक्रोनस चीजें सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में नहीं चलने वाली, एक के बाद एक नहीं चलेंगी। अगर मैंने शायद टाइम आउट लिख दिया तो ये इतना टाइम तक रुकेगा, उसके बाद ही इस टाइम को प्रिंट करेगा। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट इज लोकल स्टोरेज, ये बाद में जाके पढ़ने वाली थी। पर ये इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे एक बार में समझ नहीं आएगा ये, इसी के साथ साथ इसे एक साथ समझने से बहुत दिक्कत होगी, इसे अलग से जाके ही समझ सकते हो, अलग से पढ़ना पड़ेगा, एच ए पी आई, लोकल स्टोरेज और ये सब कुछ अलग से कभी सकते हैं इसका। ठीक हो गया ना, बाकी ये सब चीज़ें नॉर्मल यही चीज़ को पड़ेगी। ओके, तो यही है, इतना ही होता है, ठीक है ना। हाँ, जो मिनी प्रोजेक्ट होने वाला है उसे समझेंगे, जो कि है हमारा टोटो एप्लीकेशन ऑब्वियस, ये भी जीपीटी से ही निकलता है, क्योंकि अभी हमें क्या चाहिए अपना, जो भी वेब का पार्ट है HTML CSS और JS इसे अच्छे से समझना है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस टोटो ऐप को बना रखा है, तो एट जीपीटी से जैसे देख सकते हो कि इसका काम क्या है, बस हमने कोई भी टास्क ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो डिलीट हो सकता है, इतना काम कर रखा है बस हमने अभी इतना करा है। लेकिन इसी की वजह से हम लोग CSS JS और HTML को समझेंगे, ठीक है। सो ये स्कोर में आ जाते हैं, ये तो रहा हमारा HTML का फॉर्मेट, जिस सबको पता है, ये रहा पूरा HTML का फॉर्मेट, ठीक हो गया ना। ये हेड टैग हो गया हमारा, ठीक है ना, ये सबको पता है हमारे, ठीक है ना। टाइटल देखो टू डू ऐप लिखा हुआ है, ठीक है, टू डू ऐप लिखा है तो क्या आएगा टाइटल के अंदर, कहाँ पे आएगा टू डू ऐप, यहाँ पर। ये टॉप पर टू डू ऐप लिख रहा आ रहा है ना, ये टू डू ऐप यहाँ पे ये टाइटल में ध्यान रखा है इसको, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज द लिंक टैग, जैसे कि मैंने बताया था लिंक टैग्स हम लोग हमने जो है स्टाइल शीट को, यानी कि स्टाइल और CSS स्टाइल को हम लोगों ने लिंक कर रखा है, ठीक है ना। अब इस नाम को अगर मेरा स्टाइल डॉट CSS अभी नाम है तो स्टाइल डॉट CSS वहाँ पे मैंने HRES में लिखा हुआ है, अगर कुछ और नाम होता तो कुछ और लिखता, ठीक है ना। ये हेड टैग के अंदर है। अब आएगा बॉडी टैग के अंदर हमारा मेन पार्ट आता है, ठीक है ना। बॉडी टैग देखो छोटा सा कोड है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा ही कोड है, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर पहली चीज मैंने ये एक कंटेनर बनाया है div नाम का, ये कंटेनर कंटेन करेगा मेरी इस चीज को, यानी कि इस चीज को, बस ये पूरा कंटेनर मैंने बना दिया, ठीक हो गया ना। एक कंटेनर मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने हेडिंग डाल दी टू डू ऐप, तो हेडिंग डाल दी टू डू ऐप, यानी कि ये मेरा वो कंटेनर हो गया, इसके अंदर मैंने हेडिंग डाल दी टू डू ऐप, ठीक हो गया ना। ठीक है ना, उसको मैंने क्लास दे रखी कंटेनर जेट को, ठीक है ना, हेडिंग नॉर्मल टू डू ऐप है। फिर मैंने कह रखा है कि इस डिव के अंदर एक और डिव बनाओ, ठीक है ना, इस डिव के अंदर एक और डिव बनाओ जिसके अंदर क्लास दे दो, इसको दे दो इनपुट सेक्शन, ठीक हो गया ना। तो क्लास दे दी इनपुट सेक्शन, कौन सा डिव होगा, वो ये वाला डिव होगा हमारा, ठीक हो गया ना। और उस इनपुट सेक्शन के अंदर मैंने एक इनपुट टैग दे रखा है, इनपुट एरिया क्रिएट कर रखा है, जो कि हमारा इनपुट एरिया है ये वाला, इसके अंदर ये लिख रहे हैं ना, ये सब ये हमारा इनपुट एरिया हो गया, ठीक हो गया ना। अब इनपुट एरिया है तो उसके अंदर मैंने टाइप दे दिया टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट वाला है ना। मैंने बता रखा है टाइप अलग अलग तरीके से, पासवर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आईडी दे दी उसको टास्क इनपुट, ठीक हो गया ना। इस इनपुट को अब मैं आईडी दे रखी, यहाँ जैसे मैंने क्लास से उसको कहते हैं इनिशियलाइज किया था, मैं क्लास से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ डिव को, यहाँ पे मैंने आईडी दे रखी है, इसको क्लास भी दे सकता था, अब मैंने यहाँ पे आईडी दे दी, अलग चीज है। प्लेस होल्डर एंटर अ टास्क है, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा प्लेस होल्डर के अंदर, जो कुछ अगर कुछ और लिखूंगा तो वो यहाँ पर एंटर अ टास्क जैसे लिख कर यहाँ पे कुछ और लिखा है, ठीक है ना। प्लेस होल्डर का काम ये है, ठीक है। अब ये इनपुट एरिया मेरा बंद हो जाता है। उसके बाद आता है मेरा बटन, तो मैंने बटन को आईडी दे दी, ऐड बटन कुछ भी दे सकता हूँ मैं, तो मुझे उसी के हिसाब से वहाँ पे एडिटिंग करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है ना।
अब मैंने बटन के अंदर उस बटन में लिख दिया ऐड टास्क, जो कि मैंने यहाँ पे आ गया था, देख सकते हो ऐड टास्क रखा है। ठीक हो गया ना, तो ये चीज हो गई। उसके बाद मेरा ये कंटेनर यहाँ पे बंद हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रखी है आईडी टास्क लिस्ट, उसको आईडी दे दी टास्क लिस्ट। ठीक है ना, अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट तुमको यहाँ पे दिखनी भी होगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अभी कंटेंट नहीं डाला है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट है नहीं क्योंकि उसके अंदर कंटेंट ही नहीं है, सिंपल फंडा। ठीक है ना, अगर कंटेंट होता कुछ तो और वो दिख रहा होता तुमको, बट नहीं है तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, अब ये डिव यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग से अपनी स्क्रिप्ट जेएस फाइल को अपना स्क्रिप्ट टैग से लिंक कर दिया है यहाँ पे। कुछ नहीं, कोड कितना सा, बस कितना सा, पहले एक कंटेनर बड़ा सा बनाया जिसके अंदर मैंने हेडिंग डाल दी टू डू है। उसके बाद मैंने एक छोटा कंटेनर बनाया इनपुट सेक्शन नाम से, क्योंकि वो इसके अंदर हमें इनपुट देना है अपने टास्क को। ठीक है ना, उसके अंदर एक इनपुट एरिया और एक बटन। बटन का काम है ऐड करने का, इनको क्लिक करने का जिससे ऐड हो जाएंगे हमारे टास्क, और इनपुट एरिया में हम लोग इनपुट देंगे। अब देखो हमने बड़े वाले कंटेनर को कंटेनर नाम दे दिया, क्लास जो छोटा वाला डिव था उसको हमने इनपुट सेक्शन, क्योंकि वो इनपुट एरिया है हमारा। ठीक है ना, इनपुट जो मेन इनपुट एरिया है उसको हमने टास्क इनपुट दे, जहाँ टास्क को इनपुट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, और बटन को हमने ऐड बटन नाम आईडी दे दी, और अनऑर्डर्ड लिस्ट है टास्क लिस्ट, क्योंकि देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट आएगी कैसे, अनऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ दिख रही है बता भाई, जब हम ऐड करेंगे तो। देखो पहले ये दूसरी, ये सब लिस्ट के फॉर्मेट में जो आ रही है ना, सब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। लेकिन वो अभी कुछ कंटेंट उसमें दिखेगी नहीं तुमको। ठीक है ना, डिफॉल्ट वे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर। ठीक है ना, स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस चलो बाद में देखते हैं, क्योंकि स्टाइल डॉट सी एस एस में अभी इतना कुछ काम नहीं है, हम समझेंगे उसको बाद में। अभी फिलहाल के लिए हम लोग पहले अपने आ जाते हैं जी एस फाइल के अंदर। ठीक हो गया ना, जी एस फाइल बिल्कुल अलग चल रही है। यहाँ पे देखो हमने पहले दे दिया कॉन्स्ट ऐड बटन, मैंने एक नाम दिया नया बटन, एक वेरिएबल क्रिएट किया है ऐड बटन, जिससे कॉन्स्ट करके बदलेगा नहीं। कॉन्स्ट बनाने का मतलब है वो बदलेगा नहीं, उसकी वैल्यू बदलने वाली है ऐड बटन। और उसको मैंने क्या रखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ आईडी थी, यहाँ देखो मैंने ऐड बटन को आईडी रखे, कहाँ गया वो, ये देखो ऐड बटन आईडी रखे। तो उसे गेट एलिमेंट बाय आईडी ऐड बटन, अब ये करेगा क्या, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जाके जिस भी एलिमेंट के आईडी के ऐड बटन, उसे वो इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर कर लेगा, जो कि मेरा है ऐड बटन। ठीक हो गया ना, नेक्स्ट है टास्क इनपुट, क्योंकि मैंने जो भी इनपुट एरिया का मेरा उसे मैंने टास्क इनपुट दी थी आईडी, तो उसको भी लेके आएगा और उसको टास्क इनपुट के अंदर डाल देगा। दूसरी चीज है टास्क लिस्ट, टास्क लिस्ट के किसको दिया था मैंने नाम। ठीक है ना, टास्क लिस्ट तो यहाँ पे देखो ये रहा टास्क लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट को मैंने रखी टास्क लिस्ट नाम रखा है। ठीक हो गया ना, तो टास्क लिस्ट है मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया मेरा, और जिसको मैंने दे रखा है यहाँ पे टास्क लिस्ट, यहाँ पे उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दी। ठीक हो गया ना, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं आगे भी हम लोगों ने ऑन पे तक कंफाइनमेंट कैसे हेल्प करेंगे। तीन चीज हमने समझ ली, ऐड बटन, ये हमने जो बटन ऐड है हमारा वहां से उठा रखा है इसको। टास्क इनपुट ये हमारी जो होगी इनपुट टास्क है, ये हमारी ये है हमारा टेक्स्ट एरिया जहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं। और टास्क लिस्ट जो है वो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, जो लिस्ट खोल के आएगी हमारे सामने सारे टास्क की वो है। ठीक है ना, अब हमने क्या किया है अपने ऐड टास्क के एक बटन, एक ऐड बटन में जो हमारा ये बटन है इसमें हमने इवेंट लिस्टनर लगाया है। ठीक है ना, ऐड इवेंट लिस्टनर में बट इवेंट लगा रहा है, इवेंट क्या है, क्लिक, हमारा क्लिक इवेंट है। क्लिक इवेंट में हमने ये कर रखा है ऐड टास्क कर रखा है। ऐड टास्क के हमारे फंक्शन है कि हमने कॉल कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने क्या किया, ऐड बटन जो हमारा ये बटन है, ये बटन, इसके हमने कहा कि इसके पे इवेंट लगा दो क्लिक वाला, और इस क्लिक इवेंट पे ऐड टास्क वाला फंक्शन कॉल करो। ठीक है ना, तो ऐड टास्क वाला फंक्शन कॉल होगा यहाँ से। और इसके बाद अब हम समझेंगे इसके बाद की फंक्शनलिटीज क्या है इस बटन से, ऐड टास्क वाले बटन पे लगी है। ठीक है, ये सारी फंक्शनलिटीज आगे हम समझते हैं क्या है फंक्शनलिटीज। फंक्शन जो ऐड टास्क का वो लिखा हुआ है, देखो फंक्शन ऐड टास्क करके हमने पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, कंटिन्यू आगे क्या लिखा है हमने, फिर उसे हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट टास्क नाम का। ठीक है ना, ये भी कांस्टेंट रहेगा हमारा टास्क, ये क्या है, हम हर टास्क को ऐड ऑन कर रहे हैं, तो हमने पर्टिकुलर टास्क को टास्क में हम सब लेके चलने वाले। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, टास्क इनपुट डॉट वैल्यू डॉट करना, हमने टास्क इनपुट यहाँ पे क्या था हमारा, ये था
इनपुट एरिया जो भी होगा उसके अंदर उसको हमने जो भी इनपुट एरिया को हमने टास्क इनपुट के नाम से ले रखा है। हम कह रहे हैं टास्क इनपुट की वैल्यूज उठा रहे हैं, यानी इनपुट एरिया के अंदर जो भी वैल्यू लिखे वो यूजर उसको यहाँ से उठाओ, डॉट वैल्यू से उठाओ और उसे टास्क के अंदर डाल दो। ट्रिम का काम है, ये देखो डॉट ट्रिम जो होता है ना, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर स्पेस हटाने का काम करता है। तो ये कई बार लोग क्या करते हैं, अपने यूजर क्या कर सकता है, अक्सर क्या कर सकता है, वो खाली टास्क लिख देगा जिसके अंदर खाली स्पेसेस होंगी, या फिर मान लो आगे और पीछे से स्पेस होगी। तो ऐसे में वो टास्क हटाने के लिए हम वो जो भी हमारे टास्क में से यूजर का इनपुट दिया होगा उसमें से स्पेस हटाने का काम जो करेगा वो टर्न फंक्शन करने वाला हमारा टर्न मेथड करेगा। ठीक है, आगे वो बढ़ते हैं। उसके बाद हमने कंडीशन लिख रखी है कि एक टास्क इज इक्वल इक्वल, जो हमारा ट्रिपल इक्वल है उसे लिखा हुआ है कि नल होगा, यानी कि अगर यूजर ने कुछ भी इनपुट में नहीं दिया तो एक अलर्ट भेज दो, प्लीज एंटर अ टास्क और रिटर्न कर दो पूरा फंक्शन। अब ये चलेगा कैसे, मान लो यूजर ने कोई टास्क नहीं लिखी या मान लो सिर्फ स्पेस छोड़ दी है, तो ऐसे में अगर वो ऐड टास्क करेगा तो एक अलर्ट चले जाएगा, प्लीज एंटर टास्क। इतना तक तो समझ नहीं होगी कि खाली फंक्शन में हमने क्या लिखी है, कंडीशन डाली कि अगर टास्क खाली है, हमारा ब्लैंक है ना, तो उसमें एरर भेज दो और फंक्शन को रिटर्न कर दो, यहीं से फंक्शन हमारा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा टास्क अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ये कंडीशन कभी चलेगी नहीं। और उसके बाद क्या होगा, एक हमारा कॉन्स्ट एल नाम से एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा। और ये देखो हमने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिस्ट। हमने हम क्रिएट भी कर सकते हैं एलिमेंट से। जावास्क्रिप्ट की सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके हम एलिमेंट को ले सकते हैं, डॉट क्रिएट एलिमेंट करके हम एलिमेंट को क्रिएट भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अक्सर जैसा मैंने बताया था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है ना, उसके अंदर हम लोग लिस्ट एल आई नाम से भी हम लिस्ट के एलिमेंट्स ऐड करके देते हैं एक एक करके। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं कि जब भी यूजर कोई भी टास्क को ऐड करने वाला है, ठीक है ना, जैसे मान लो यूजर कोई भी टास्क को नया टास्क ऐड करेगा तो ऐड होगा, वो पहले से है नहीं, ये स्पेस पहले से थोड़ी क्रिएट थी। ये तो यूजर जैसे जैसे टास्क ऐड करते जाएगा ये चीज अपने आप बनती चली जाएगी। ठीक है ना, लिस्ट अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो लिस्ट बढ़ने का मतलब है एलिमेंट क्रिएट हो रहा है अपने आप। तो लिस्ट का एलिमेंट क्रिएट होगा, क्रिएट डॉट क्रिएट एलिमेंट इसमें हमने लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट में क्रिएट करो एलिमेंट को, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का मतलब है डॉक्यूमेंट में एलिमेंट क्रिएट करो लिस्ट नाम से और उसे लिस्ट एल आई नाम के वेरिएबल में स्टोर करो। ठीक है ना, फिर हम कह रहे हैं एल आई के इनर टेक्स्ट में क्या लिखना है, हमें टास्क लिखना है। तो जो भी यूजर टास्क दे रहा था इनपुट एरिया में, ठीक है ना, उसको हमने डॉट वैल्यू की मदद से हमने टास्क में ले लिया था। उसके बाद हमने अब टास्क जहां जहां इस्तेमाल करेंगे वहां क्या होगा, हमारे टास्क जो भी हमने लिखा होगा वो आएगा। मान लो हमने टास्क लिखा स्टडी, तो स्टडी जो होगा वो हमारी डॉट वैल्यू की मदद से टास्क के अंदर आएगा। अब जहां भी हम टास्क का इस्तेमाल करेंगे वहां वो जो होगा हमारा स्टडी वाली चीज चल जाएगी। तो जैसे हमने टास्क अभी किसको दिया है, एल आई के इनर टेक्स्ट में दे दिया, तो एल आई के इनर टेक्स्ट के अंदर चले जाएगा हमारा स्टडी वाला। ठीक है ना, वो टास्क हम ऐड करेंगे थोड़ी देर बाद में। ठीक है ना, अब आगे भी देखते हैं। हमने लिखा है कॉन्स्ट की डिलीट बटन। अब हम डिलीट बटन नाम से एक एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से हम एक एलिमेंट क्रिएट करें, डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इस बार हम एक बटन एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। एचटीएमएल के अंदर बटन होते हैं, तुम्हें पता है कि पैराग्राफ होता है, div होता है। तो हम यहाँ पे भी हम एक बटन क्रिएट करें। इससे पहले हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी थी, अभी हम एक बटन क्रिएट कर रहे हैं और उसको हमने किसके अंदर डिलीट बटन नाम के वेरिएबल के अंदर होता है। फिर हम क्या करें, डिलीट बटन के इनर टेक्स्ट में क्या लिख दो, डिलीट लिख दो। कैसे, मान लो हमने कोई भी ऐसे इस पे लिखा था, ऐड टास्क किया, लिस्ट तो देखो यहाँ पे बटन लिखा होगा, इसके यहाँ इनर टेक्स्ट में क्या है, डिलीट का। ठीक है ना, अगर मान लो मैं डिलीट नहीं लिखता, डिलीट की जगह मैं कुछ और लिखता, ये लिख दिया मान लो, और कोड को सेव कर दिया, तो क्या होता है यहाँ पे पता है, जब मैं यहाँ पे टास्क ऐड करता हूँ तो यहाँ पे बटन पता है ये ऐसा आता है, समझे, ये बटन ऐसा आ जाता है हमारा। तो कुल मिला के बात समझे, इनर टेक्स्ट के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा ना वो वहां पे आ जाएगा, डिलीट बटन के इनर टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट डिलीट बटन डॉट क्लास लिस्ट ऐड, यानी कि अब उसे क्लास दे रहा हूँ मैं, डिलीट ये डिलीट हाइफन बटन। मैंने डिलीट हाइफन बटन इसको दे दी, डिलीट बटन डॉट क्लास को, यानी कि डिलीट बटन में
को मैंने क्लास दे दी डॉट ऐड करके डिलीट बटन नाम से, ठीक हो गया ना। अब क्या कर रहा हूँ मैं, डिलीट बटन जो हमारा डिलीट वाला बटन है उसके ऊपर भी मैं इवेंट लगा रहा हूँ, क्लिक क्लिक इवेंट लगा रहा हूँ, और उसमें फंक्शन क्या है, लिस्ट डॉट इमेज। यानी कि लिस्ट मैंने बनाई होगी, लिस्ट बनाती क्या हुआ होगा, मेरा बटन क्रिएट होगा डिलीट बटन नाम से, है ना, उसमें क्लास भी लग गई होगी डिलीट बटन की, जिसका इस्तेमाल मैंने स्टाइल देने में किया होगा। ऑब्वियसली देख सकते हो बटन रेड कलर का, यानी कि इसमें सी एस एस लग गई है। सी एस एस कैसे लग गई, सी एस एस के लिए मुझे इसे टारगेट किया होगा मैंने। टारगेट कैसे किया होगा, इसको एक क्लास लेनी पड़ेगी, आईडी लेनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे क्लास दी है, ठीक है ना। अब डिलीट बटन में मुझे इवेंट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके इसको क्लिक करते ही मेरा लिस्ट गायब होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, उस पे एक इवेंट लगा दिया क्लिक नाम से, और उस पे फंक्शन चला दिया मैंने। फंक्शन के अंदर की जो भी लिखना है मैंने वो नहीं यहीं पे लिख दिया। क्या लिखा है, लिस्ट डॉट रिमूव, यानी कि जो भी मेरी ये लिस्ट है, ये पूरी की पूरी अभी लिस्ट होगी, ये पूरी की पूरी इसे रिमूव कर दो, ठीक है ना। तो जो भी लिस्ट होगी वो इस बटन के पेज में रिमूव हो जानी चाहिए, ठीक है ना, जिस भी बटन पे क्लिक करोगे, ठीक हो गया ना। उसके बाद क्या होने वाला है, आगे को हम कंटिन्यू देखते हैं। उसके बाद मैंने देखा लिस्ट डॉट अपेंड साइड डिलीट बटन, यानी कि अभी तुमने ध्यान से देखा, अगर तुम्हें पता हो तो लिस्ट के अंदर डिलीट बटन रखा नहीं था, लिस्ट अलग थी, डिलीट बटन अलग थी। तो मैं डिलीट बटन को उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो लिस्ट मेरा एक एलिमेंट है, तो मैंने उसके अंदर डिलीट बटन अभी तक बनाया है खाली, लेकिन उसके अंदर ऐड नहीं किया। लेकिन इस अपेंड ऐड करने की वजह से क्या होगा, लिस्ट जो होगा मैं एक बड़ा एलिमेंट हो गया, यानी कि लिस्ट मेरा एक होल पूरा का पूरा ये एलिमेंट जो है मेरा लिस्ट है ना। अभी फिलहाल ये लिस्ट इतना था, डिलीट बटन अलग से बनाया था, लेकिन अपेंड चाइल्ड करने की वजह से क्या हुआ, लिस्ट के अंदर अब एक चाइल्ड अपेंड हो गया, वो भी डिलीट बटन नाम से। बटन जो है वो लिस्ट के साथ अब ऐड हो चुका है, तो ये लिस्ट के अंदर, ठीक है ना। और मैं टास्क डॉट लिस्ट, टास्क लिस्ट के अंदर अपेंड चाइल्ड कर दिया कौन सा, लिस्ट। अभी पहले लिस्ट के अंदर मैंने अपेंड किया डिलीट बटन को, फिर टास्क लिस्ट के अंदर अपेंड किया लिस्ट को। टास्क लिस्ट हमारी क्या थी, यहाँ ध्यान से देखो क्या थी हमारी, जहाँ देखो ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिस्ट को अपेंड कर दिया, और उससे पहले मैंने लिस्ट के अंदर डिलीट बटन को अपेंड किया था। तो मेरा बटन लिस्ट के साथ जुड़ गया होगा, और लिस्ट मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ जुड़ी होगी। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नया एलिमेंट बनाऊंगा, उस एलिमेंट तो क्या होगा, वो एक लिस्ट के अंदर बनेगा, लिस्ट के साथ एक उसका डिलीट बटन जुड़ेगा, और वो इस अनऑर्डर्ड, ये जो कंप्लीट अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें जुड़ते हुए चले जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट, ठीक हो गया ना। उसके बाद मैंने क्या किया ना, टास्क इनपुट डॉट वैल्यू को मैंने ये कर दिया, यानी कि उस पे खाली कर दिया वापसी। खाली कर नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये जी जो भी मैं टास्क लिख रहा हूँ ना, ये हटेगा नहीं, ये ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पर, ये हटने नहीं वाला फिर। तो उसकी वैल्यू को मुझे, टास्क इनपुट की जो वैल्यू है उसे वापसी ब्लैंक करना पड़ेगा, ताकि यूजर अपना अगला जो है टास्क को ऐड कर पाए, ठीक हो गया ना। यही है, इतनी ही है मीडिया बस, ये हो गया। जावास्क्रिप्ट का काम बस इतना सा है। पहले क्या करना है, मेरे को सबको मुझे वेरिएबल्स में स्टोर करा दिया, वेरिएबल्स में स्टोर क्यों कराया, ताकि मैं उन पे अच्छे से काम कर पाऊँ, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इवेंट लगा दिया मेरे इस बटन ऐड टास्क के बटन के ऊपर। फिर हो गया, मैंने उसको जो भी फंक्शन कॉल की ली होगी उस फंक्शन का कोड लिखा, फंक्शन का कोड दिया था। पहले टास्क जो भी लिखा है मैंने, यूजर ने लिखा है, उसे मुझे टास्क के अंदर डालना है। फिर चेक करने का मेरा टास्क खाली तो नहीं है, यूजर ने वही खाली टास्क चुन ले दिया, दिया है तो उसे अलर्ट भेजना है। अगर अलर्ट नहीं आएगा, यानी कि टास्क खाली नहीं है, तो क्या करना है, मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है एल नाम से, ठीक है ना। एल के अंदर मुझे टास्क ऐड करना है, फिर एक डिलीट बटन बनाना है। फिर डिलीट बटन को मुझे क्लास देनी है, ताकि मैं उसे सी एस एस लगा पाऊँ। फिर उसके बाद उसमें एक इवेंट भी लगाना पड़ेगा, ताकि मेरा लिस्ट रिमूव कर पाए। अभी डिलीट बटन अलग से बना रखा है, तो मुझे उसके बाद उसको लिस्ट में अपेंड करना पड़ेगा। फिर पूरी की पूरी लिस्ट को मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट में अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैंने वहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। फिर यहाँ तक तो मेरा सारा हो गया, मेरा टास्क ऐड हो गया, लेकिन अगला टास्क ऐड करने के लिए मुझे उस स्पेस को खाली भी करना पड़ेगा, अपने इनपुट जो भी मेरा इनपुट एरिया, तो उसको खाली करने का तरीका क्या है, बस उसमें उसको ब्लैंक कर दो वापसी, तो वही हो गया। नेक्स्ट सी एस एस क्या है, ये देखो ये है मेरा ये जो होता है ना, ये पूरी की पूरी मेरी उसको क्या कहते हैं, टारगेट करता है, मेरे पूरे के पूरे कंप्लीट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को टारगेट करता है, ठीक है ना। तो इसमें मार्जिन मैंने जीरो दे दी, पैडिंग जीरो दे दी, बॉक्स साइज में बॉर्डर बॉक्स दे दिया।
इससे होगा क्या, मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो से कई बार ऐसा होता है कि एलिमेंट के पास खुद की कुछ मार्जिन या पैडिंग होती है, तो मार्जिन पैडिंग पहले से ही जीरो जीरो कर दी मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट की, तो जितने भी एलिमेंट इस डॉक्यूमेंट के अंदर होंगे उन सबकी पैडिंग और मार्जिन हमेशा पहले से ही जीरो रहेगी। फिर मैं अपने हिसाब से उन्हें एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर मैंने कंप्लीट बॉडी को फॉन्ट करने की एरियल सैंस सेरिफ, तो ये हो गया ना, ये तो फॉन्ट फैमिली समझ गए, फॉन्ट लिखा हुआ है ये इसी फैमिली का है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। डिस्प्ले एरिया फ्लैट, फिर सेकंड सेंटर, अलाइनमेंट फ्रॉम सेंटर, मिनिमम हाइट 100 वीएच कर दिया, 100 व्यू पोर्ट से हिट होगी और बैकग्राउंड कलर दे दिया व्हाइट। क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो टेक्स्ट बॉक्स मिल गया होगा इस पूरे बॉडी को। फिर क्या होगा, ये एलिमेंट अपना सेंटर आ गया, सेंटर करने का तरीका क्या था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बस अपने आप एलिमेंट मेरे सेंटर में चले गए, ठीक है ना। मिनिमम हाइट मैंने उसकी दे दी 100 व्यू पोर्ट, यानी कि जो भी ये व्यू हो, व्यू हाइट यानी कि जो यूजर को दिख रही है, बस इतना ही। चलिए बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। उसके बाद मैंने डॉट कंटेनर था क्या मेरा डॉट कंटेनर है, ये चीज थी मेरी डॉट कंटेनर, ठीक है ना। इसको मैंने बैकग्राउंड कलर इसको भी वाइट दिया, विड्थ दी इसको 400 पिक्सल, समझ गए होगे विड्थ क्या है, पैडिंग 20 पिक्सल, पैडिंग का मतलब 20 पिक्सल का मतलब बॉर्डर से ये कंटेंट की स्पेस जो है, ये जो स्पेस है ना 20 पिक्सल है इसमें, ठीक है ना, इधर से जो छूट रखी है स्पेस ये 20 पिक्सल है, ठीक है ना। इसको अगर मैं बढ़ा दूंगा ना, इसको अगर मैं मान लो मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल कर देता हूँ, बस सेव कर दूंगा, तो यहाँ क्या होगा पता है, ये देखो स्पेस बढ़ गई, ठीक है ना। पैडिंग ये चीज होती है पैडिंग असल में, अब समझ में आएगा पैडिंग क्या होता है। पैडिंग का मतलब होता है कुल मिला के कंटेंट और इसके बीच की स्पेस, ठीक है ना, बॉर्डर के बीच की स्पेस, ये पैडिंग होगी। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, यानी कि ये जो कर्व स्पेस है, कर्विंग है, जो कर्व है साइड से कॉर्नर से कर्व होता है ना, ये बॉर्डर रेडियस होंगी। और बॉक्स शेडो 10 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस, ये देखो शेडो आ रखी है साइड से, ये जो शेडो जैसी दिखती है की, ये जो है ना, ये बॉर्डर ये शेडो है, ठीक है ना। शेडो देने का अलग तरीका होता है, इसे कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, जो एडजस्ट भी कर सकते हो शेडो वगैरह, ठीक है ना। ये हेडिंग का हो गया, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर का मतलब टेक्स्ट होगा वो सेंटर में चले जाएगा अपने, जो भी आ, अपना पेरेंट एलिमेंट होगा उसके हिसाब से। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, यानी कि मार्जिन जो होगी इसकी बॉटम में होगी 20 पिक्सल में, ये सिंपल है कुछ नहीं है, ये तो मार्जिन देखो नॉर्मल चीज होगी, ठीक है ना। इनपुट सेक्शन का मतलब ये एरिया इनपुट सेक्शन ये है मेरा, इसको मैंने क्या फिर डिस्प्ले दे दी था, गैप दे दिया 10 पिक्सल, तो इसका और इसके एलिमेंट्स के बीच में कितना हो गया, 10 पिक्सल हो जाएगा, कुछ और नहीं है, ठीक है ना। इनपुट इनपुट क्या है मेरा, इनपुट हो गया मेरा ये, इनपुट यहाँ जगह देखते हैं, इनपुट क्या था, इनपुट ये था, ठीक हो गया ना इनपुट, ये चीज है मेरा इनपुट, ठीक हो गया ना। इसको मैंने क्या दे रखा है, इनपुट को भैया फ्लैग दे दिया 1, ये पैडिंग, ये बॉर्डर बॉर्डर रेडियस, ये सब देख के समझ में आ रहा हो क्या मतलब है इसका। पैडिंग 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, ये 10 पिक्सल लेफ्ट से, 10 पिक्सल राइट से, ये सब कुछ है, ठीक हो गया ना। इसका ये भी देख के समझ में आ रहा होगा, ये बॉर्डर नन, बॉर्डर कुछ मत दो, बैकग्राउंड कलर क्या देना है, कलर क्या देना है, बॉर्डर रेडियस कितनी है, कर्सर पॉइंट पर होना चाहिए, ट्रांजिशन ये होनी चाहिए, ट्रांजिशन मतलब इसे क्लिक करने के बाद ये जो ट्रांजिशन आ रही है ना, ये चीज ट्रांजिशन जो आ रही है ये है वो ट्रांजिशन, तो हो गया ना, ये बटन की CSS हो गई। फिर यहाँ पे हमने बटन में हर इफेक्ट लगा रखा है, ओपेसिटी 0.85 लिख रखी है, यानी कि ओपेसिटी जो ये कम ज्यादा हो रही है ना, कलर जो कम ज्यादा हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का स्टाइल मैंने है, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, मार्जिन जो होगी मतलब 20 पिक्सल होगी, अदर एलिमेंट्स के साथ इसकी स्पेसिंग, ठीक है ना, जो क्योंकि हो गया बस अनऑर्डर लिस्ट हो गई। फिर ये लिस्ट की CSS हो गई, लिस्ट हमारी हर बार क्रिएट होगी, और जितनी भी लिस्ट मेरी बार बार जो क्रिएट होती चलेगी उनके अंदर जो CSS है वो ये लगने वाली है, ठीक है ना। और देखो डिलीट बटन ये CSS, और देखो क्लास से हमने इसको टारगेट किया है, इसलिए हमने वहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर उसमें क्लास दी थी उसको एक, ठीक है ना, और ये बैकग्राउंड पे उसको हमने रेड दे रखा, बस इतनी सी CSS हो गया। यहाँ पे हमने HTML सीखी, कैसे हमने बना रखा है, इस पे JS सीखी, कैसे हम लोग टाइप कर रहे हैं टास्क को, कैसे क्या कर रहे हैं, लॉजिक क्या लिख रखा है, और यहाँ पे हमने उसकी स्टार्टिंग नहीं रखी है, बस इतना सा ही है कोड पूरा का पूरा, ठीक है। होप कि समझ में आया वो। उसके बाद अभी इसके बाद क्या बचा है उसको समझते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी कुछ चीजें बची हुई हैं, जैसे कि हमारे जितने भी बचे हैं, हमारे बचे हैं फ्रेमवर्क, ठीक है ना, हमारे बच्चे हुए हैं फ्रेमवर्क, ठीक है ना, हमारा फ्रेमवर्क
काम बचा हुआ है पूरा का पूरा। हमारा जितना भी है ना, फ्रेमवर्क का काम बचा हुआ है। फ्रेमवर्क यानी कि जैसे कि हमारे रिएक्ट जेएस होगी, उसके बाद पहली बात तो सीएसएस, ठीक है ना। पहली चीज आती है हमारी सीएसएस, पहली चीज आती है हमारी सीएसएस। सीएसएस सीएसएस के अंदर भी अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है बूटस्ट्रैप, एक होती है हमारी टेलविंड सीएसएस। टेलविंड सीएसएस का काम होता है रिएक्ट जेएस के अंदर। तो हम पहले हमें सीएसएस के अंदर हमें उन दोनों को भी समझना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप वैसे समझ सकते हो, समझना नहीं है, बट हमें टेलविंड सीएसएस समझनी पड़ेगी। टेलविंड सीएसएस समझना, सीएसएस लिखना और आसान हो जाता है, ठीक है ना। यूटिलिटी क्लासेस होती है जिससे हम लोग, स्टैंडर्ड यूटिलिटी क्लासेस होती है जिससे हमारी लिखना, लाइब्रेरीज हैं वो कुछ जिनसे हमारी सीएसएस हम लोग और आसानी से लिख पाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमें फ्रेमवर्क, जो हमें सबसे इम्पोर्टेंटली सीखना है, वो है हमारा रिएक्ट जेएस, ठीक है ना। रिएक्ट जेएस जो हमारे फ्रंट एंड एक फ्रेमवर्क है, उसे सीखना बहुत जरूरी है। ये हमारी साइट्स को रिस्पॉन्सिव और बहुत ही इंटरैक्टिव बनाता है। और इससे हमारी मॉडर्न जितनी भी वेब पेजेस होते हैं और फ्रंट एंड होता है जो भी, वो रिएक्ट के अंदर बनता है, ठीक है ना। तो रिएक्ट फ्रेमवर्क के अंदर हमें पहले समझना पड़ेगा सीएसएस पे क्या क्या हमारी लाइब्रेरीज होती है, बहुत क्विक उनको समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग रिएक्ट बेस समझेंगे, और रिएक्ट के साथ साथ हम लोग टेलविंड से कर समझेंगे। रिएक्ट सीखने के बाद ही हम एक फुल फ्लैश फ्रंट एंड प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसके अंदर फ्रंट एंड आएंगे, फिर कंटिन्यू आगे होगी बैक एंड, फिर डेटा, तब जाके हमारा एक पूरा का पूरा एक स्टैक प्रोजेक्ट क्रिएट हो, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बाद, अभी हमने प्रोजेक्ट समझे जिसके अंदर हमने प्लेन एच टी एम एल सी पर जीएस समझी। अब इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं हमारा ये चीज फ्रेमवर्क को आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर रिएक्ट जेएस, और फिर जाके हम लोग एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को देखेंगे।